वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जुन्नोदय विश्वविद्यालय का जो क्वेश्चन पेपर 2016 का हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसके कुछ क्वेश्चंस हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इससे पहले भी हम बहुत से क्वेश्चन पेपर्स को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे, मेरे क्वेश्चन समझाए हुए सही लगे, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है? उसमें बोला गया है आपके पास क्या दे रखा है? औसत दे रखा है कितना? 58। बहुलक जिसको मोड बोलते हैं 67 दे रखा है और आपको मीडियन की वैल्यू निकालनी है। अब आपको पता है ये एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं रिलेशनशिप, क्या? जेड इज मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्या वैल्यू दे रखी है? मोड की वैल्यू दे रखी है 67। मीडियन आपको निकालने के लिए बोला गया है, तो 3m हम ऐसे कैसे रखेंगे? और हमारे पास मीन की जो वैल्यू है वो कितनी है? 58। जब हम इसको सोल्व करेंगे, इधर 67 रहेगा, इधर 3 मीडियन रहेगा और इधर हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -116। अब देखिए -116 है, ये इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 67 के साथ क्या हो जाएगा? 67 प्लस 116 इज इक्वल टू 3 मीडियन। जब हम इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद आपका क्या आएगा? 118 नहीं, आपका प्लस करने के बाद क्या आएगा? 183। फिर आप क्या करोगे? मीडियन की वैल्यू निकालने के लिए 3 को आप डिवाइड में इधर ले आओगे। जब आप इसको 3 के साथ डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 6 और 1। इसका मतलब आपकी जो मीडियन की वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 61 आई है। अब आप देखिए मीडियन की जो वैल्यू है 61 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर जो बी है उसके अंदर हमें वैल्यू दे रखी है, तो हमारे पास मीडियन की वैल्यू 61 है। हमारा ये ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है पूर्ति वक्र का ढाल क्या होगा? मतलब जो सप्लाई कर्व है उसका हमें क्या पूछा गया है? हमें उसका स्लोप पूछा गया है। ठीक है, सप्लाई कर्व हम बना लेते हैं। अब देखिए जब हम किसी भी चीज़ का स्लोप निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? किसी भी चीज़ का स्लोप निकालते हैं, जो वाई एक्सिस पर जो भी चीज़ दे रखी होती है पहले हम उसका स्लोप निकालते हैं, फिर एक्स एक्सिस का स्लोप निकालते हैं। तो इसका मतलब हम स्लोप में किस तरह का फॉर्मूला यूज करते हैं कि चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। अब देखिए आपके पास वाई एक्सिस पर क्या है? आपके पास वाई एक्सिस पर प्राइस है, तो चेंज इन प्राइस अपॉन एक्स एक्सिस पर आपके पास क्या है? चेंज इन क्वांटिटी। तो चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कर्व का स्लोप होगा। और क्या होता है जब सप्लाई कर्व की बात करते हैं तो इलास्टिसिटी में माइनस नहीं होता, प्राइस और क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, तो इसलिए यहाँ माइनस का साइन भी नहीं आएगा। और ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें क्या बोला गया है? स्टॉक का वह भाग पूर्ति कहलाती है। मान लीजिए कोई इंग्लिश में अगर मैं आपको बताऊं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो स्टॉक होता है हमारे पास किसी भी चीज का, उसका कौन सा पार्ट ऐसा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? सप्लाई बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, जो कि एक थोक व्यापारी क्रेताओं को बेचने के लिए तैयार है। मतलब एक फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है कि होलसेलर जो भी क्वांटिटी कंज्यूमर को बेचता है वो सप्लाई कहलाती है। सेकंड ऑप्शन में देखिए क्या बोल रहा है? विक्रेता किसी कीमत पर भी बेचने को तैयार है। मतलब एक सेलर है, बेचने वाला, कोई भी प्राइस चल रहा हो, कितना ही कम हो या कितना ही ज्यादा हो, उसका सिर्फ मोटिव है बेचना, क्या ये सप्लाई कहलाता है? थर्ड ऑप्शन देखिए, थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को बेचने को तैयार है। मतलब होलसेलर क्या करता है? रिटेलर को बेचता है, तो क्या ये सप्लाई है? या फिर एक सेलर एक निश्चित कीमत पर एक निश्चित समय पर जो भी चीज बेचने के लिए तैयार है, क्या वो सप्लाई है? अब आप ऑप्शन नंबर डी को देखिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि स्टॉक का वो भाग ही सप्लाई होती है जो कि एक सेलर मार्केट में एक प्राइस चल रहा होता है उसकी कमोडिटी का, और उस प्राइस पर वो कितनी क्वांटिटी उस प्राइस पर बेचने के लिए तैयार होता है, तो वही उसका स्टॉक का भाग पूर्ति कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट सप्लाई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है?
समान मात्रा कर्व। समान मात्रा कर्व का मतलब यहाँ पर क्या है, इंग्लिश में अगर हम इसको कहें तो यहाँ पर बात की गई है एक आइसोक्वांट क्या होता है। आइसोक्वांट क्या होता है, हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है बाएं से दाईं ओर ढलान होता है। इसका मतलब है एक आइसोक्वांट हम बना लेते हैं। फर्स्ट लाइन अगर मैं इंग्लिश में आपको बताऊं तो ये क्या कह रहा है कि जो आइसोक्वांट है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। सेकेंड लाइन देखिए, मूल आरंभ की ओर उत्तलाकारी, मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब है कन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब आपको पता है कि आइसोक्वांट क्या है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन भी होता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। उत्तलाकारी का मतलब होता है कन्वेक्स टू द ओरिजिन, तो ये बात भी सही है। और थर्ड जो स्टेटमेंट है वो क्या बोली गई है कि एक आइसोक्वांट जो होता है वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। ये तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ते ही है ना कि दो आइसोक्वांट कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं क्योंकि वो समान मात्रा को दर्शाते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सही है। या फिर ये फोर्थ स्टेटमेंट में क्या बोला है, ऊपर की ओर जाता है कि आइसोक्वांट जो है, क्या आइसोक्वांट ऐसा होता है अपवर्ड स्लोपिंग होता है, मतलब ऐसा आइसोक्वांट होता है, ऐसा तो आइसोक्वांट होता नहीं है। तो ये वाली जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो तो है गलत, लेकिन जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आइसोक्वांट के बारे में बिल्कुल राइट है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है यदि एक उपभोक्ता की मासिक आय 5,000 रुपये है, ठीक है, एक कंज्यूमर है, वो कितनी इनकम है उसके पास, वो 5,000 रुपये महीने की कमाता है और वस्तु वो एक्स और वाई जो है वो परचेज करता है, ठीक है, वो दो क्वांटिटी परचेज करता है, कौन सी, एक एक्स परचेज करता है, एक वाई परचेज करता है, कोई बात नहीं। और उसने कहा जो एक्स और वाई वस्तु की कीमत, एक्स की कीमत 100 है और वाई की कीमत 250 है। अब ये बताओ तो बजट रेखा जो है उसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को किन बिंदुओं पर काटेगी। अब देखिए यहाँ पर ये तो नहीं बोला हुआ कि वो कितनी क्वांटिटी जो है परचेज करता है, तो हम इसको किस तरह से, मतलब इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं इजी वे में, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं कि उसके पास 5,000 रुपीज़ है और एक्स का प्राइस कितना है, एक्स का प्राइस जो है वो कितना था, 100 रुपीज़ था। तो 100 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि वो एक्स की कितनी क्वांटिटी खरीद सकता है। वो एक्स की खरीद सकता है, वो 50 खरीद सकता है। आप सेकंड पे आओ, सेकंड में देखो उसके पास वही 5,000 रुपीज़ है, अगर वो उस पर सारे खर्च कर देता है तो वो कितनी खरीद सकता है, 250 प्राइस है। अब आप डिवाइड कर दो, 250 प्राइस है तो यहाँ पर आपका 20 आ जाएगा। तो आपको क्या समझ आया कि वो अपने पास जो भी उसके पास इनकम है, जो मैक्सिमम एक कमोडिटी पर अगर खर्चेगा तो उसका जो क्वांटिटी वो निकल रही है, पहले पे 50 खरीद सकता है, दूसरे में 20 खरीद सकता है, और 50 और 20 इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है कि जब उसके बजट लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर किन बिंदुओं पर काटेगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है मांग की लोच की निरपेक्ष मांग निम्न में से क्या होगी। जो हम इलास्टिसिटी पढ़ते हैं ना डिमांड की, ठीक है, डिमांड का मान लो ये है, यहाँ पर हम डिफरेंट इलास्टिसिटी पढ़ते हैं, यहाँ पर हम इलास्टिसिटी 1 पढ़ते हैं, हम नीचे की तरफ इलास्टिसिटी पढ़ते हैं, हम लेस यहाँ पर 0 होती है, यहाँ पर इन्फिनिटी होती है, ठीक है। अब ये बोला गया है उसकी सीमा क्या है। अब आप देखिए एक तरफ जो नीचे होता है वो बिल्कुल 0 होती है, यहाँ पर डिमांड कर्व के इस बिंदु पर इलास्टिसिटी कितनी होती है, 0 होती है, और यहाँ पर इलास्टिसिटी कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। तो आपको समझ आया जब मांग की लोच की इलास्टिसिटी की बात की गई है तो उसके बीच में क्या लाइन बनती है कि इलास्टिसिटी जो है मूव करती है 0 से इन्फिनिटी और इन्फिनिटी से 0। इसका मतलब है जो 1 लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, ठीक है, ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 जो इलास्टिसिटी होती है वो जो है इसी में मूव करती रहती है। अब क्वेश्चन में हमसे यही तो पूछा कि जो डिमांड कर्व है उसकी इलास्टिसिटी की क्या सीमा है, सीमा का मतलब उसके एंड पॉइंट पूछे हैं, तो उसके एंड पॉइंट हम क्या कहेंगे, या तो वो 0 से अनंत तक जाती है या फिर वो अनंत से 0 तक जाती है। अब क्वेश्चन में देखो आपको क्या दे रखा है कि ऋणात्मक अनंत धनात्मक अनंत तक, या फिर
शून्य से अनंत तक या इकाई से अनंत तक या शून्य से इकाई तक। अभी मैंने कहा डिमांड कब है, उसकी इलास्टिसिटी है। यहाँ पर 0 होती है, यहाँ पर इन्फिनिटी होती है। अगर यहाँ से हम इलास्टिसिटी निकालेंगे तो इन्फिनिटी से शून्य जाएंगे, या यहाँ से निकालते हैं तो शून्य से इन्फिनिटी जाएंगे। तो यहाँ पर इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ कि इलास्टिसिटी जो होती है एक डिमांड कर्व में शून्य से अनंत तक जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला गया है ऊंचा अधिमान वक्र का मतलब क्या है। मतलब जो हाई इंडिफरेंस कर्व होता है, ये इंडिफरेंस कर्व हो गया, ये दूसरा इंडिफरेंस कर्व हो गया। ये क्या दिखाता है कि उपभोक्ता की आय अधिक है, फर्स्ट ऑप्शन में बोला है। सेकंड ऑप्शन में बोला है जो उपयोगिता का स्तर अधिक है, या वस्तु की कीमत कम हो गई है, या उपभोक्ता चयन करने के अनुरूप है। अब आपको पता है हाई इंडिफरेंस कर्व एक कंज्यूमर की हाई यूटिलिटी को दर्शाता है। तो उपयोगिता का स्तर ऊंचा होगा अगर हमारा इंडिफरेंस कर्व भी क्या है, ऊंचा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है श्रम का औसत उत्पाद वक्र का ढाल शून्य है तो क्या होगा। ठीक है, अब हमें पता है एक जो फर्म होती है उसका औसत उत्पाद वक्र होता है, एक होता है सीमांत उत्पाद वक्र होता है। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, अगर अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए डायग्राम बना लेते हैं। अब हमें पता है एक क्या होता है, एक हमारा होता है मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर का ऐसे, और एक क्या होता है हमारा, एक होता है हमारा एवरेज प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी यहाँ से ऐसे जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, एक होता है हमारा, ये हो गया हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, और ये हो गया हमारा एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। अब क्वेश्चन को पढ़ो, अब देखो वो क्या कह रहा है। वो क्या कह रहा है, श्रम के औसत उत्पाद वक्र का ढाल शून्य है। औसत उत्पाद वक्र का ढाल शून्य। अब देखिए जहां पर आपको पता है औसत उत्पाद वक्र और सीमांत उत्पाद वक्र एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, जहां पर औसत उत्पाद वक्र और सीमांत उत्पाद वक्र एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने काटा एक दूसरे को, तो वहीं पर तो स्लोप भी जीरो होगा ना। जहां पर श्रम का औसत उत्पाद वक्र सीमांत उत्पाद वक्र को काटेगा, एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट को कट करके जाएगा, तो वहीं पर तो उनका स्लोप भी जीरो होगा। अब ये कहाँ पर होता है, हम क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है, वो क्वेश्चन में यही तो कह रहा है यदि श्रम के औसत उत्पाद वक्र का ढाल शून्य होगा तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको स्लोप वगैरह समझ ना आ रहा हो तो आप उसका डायग्राम बना लीजिए। अब हमने क्या किया, पहले इसका डायग्राम बनाया, फिर हमने देखा वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। उसने ये कहा यदि श्रम का औसत उत्पाद वक्र का ढाल क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अब आपको पता है कि औसत उत्पाद तो कभी जीरो होता नहीं है, लेकिन उसका स्लोप जो है वो जीरो होना चाहिए, क्वेश्चन में ये पूछा है। अब उसका स्लोप जीरो कब होता है, जब औसत उत्पाद वक्र सीमांत उत्पाद वक्र एक दूसरे के बराबर होते हैं, और ये बराबर तब होता है जब एपी और एमपी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। और इस पॉइंट पर तो एपी और एमपी जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो स्लोप शून्य होता है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, तो इसीलिए हम कहेंगे यदि श्रम का औसत उत्पाद वक्र का ढाल शून्य होगा उस सिचुएशन में एमपीएल इज इक्वल टू एपीएल होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, और इसमें आपको सिंपली इलास्टिसिटी को निकालना है। उसने कहा यदि वस्तु की कीमत क्या है 25 से घटकर क्या हो जाती है, 20 हो जाती है। मान लो प्राइस पहले क्या था, 25 था, अब क्या हो जाता है P1 नया प्राइस जो है 20 हो जाता है। उसके बाद उसने कहा जो सप्लाई है उसके साथ भी यही है कि सप्लाई पहले आपकी क्या थी, सप्लाई जो है आपकी पहले 180 थी और अब आपकी क्या हो गई है, 80 हो गई है। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है, किसकी इलास्टिसिटी निकालनी है, सप्लाई की इलास्टिसिटी निकालनी है। तो हम ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। आप क्या करो, P अपॉन क्या वो डेल्टा क्या वो अपॉन डेल्टा P वाला जो फॉर्मूला है वो लगा दो। अब देखो आपका प्राइस कितना है, पहले 25 है, और आपकी क्वांटिटी कितनी है, 25 प्राइस पर 180 है, स्टार्टिंग में 180 डाल दी, इनटू किया। उसके बाद चेंज इन क्वांटिटी, 180 में से 80 क्या कितना आएगा आपका, 100 आएगा ना। फिर क्या है, चेंज इन प्राइस,
25 में से 20 गया, कितना आएगा? 5 आएगा। और जब आप इसको यहाँ सोल्व कर लोगे तो आपका जो आंसर आएगा ना, अप्रोक्सीमेट 2.78 समथिंग डिवाइड करने पे आएगा। यहाँ पर तो सिर्फ आपको सप्लाई की इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी से आपको क्या करना है? निष्कर्षण तथा परिवहन निम्न में से किसका उदाहरण है? मतलब यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि लैंड है, जो धरती है, उसमें से आप कुछ निकाल रहे हो। जैसे अगर मान लो धरती के नीचे मिनरल्स हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। ठीक है, आपको इतना समझ आया? पृथ्वी से निष्कर्षण, निष्कर्षण का मतलब है, एग्जाम्पल के लिए आप ये समझ लो कि मान लो कि हम क्या कर रहे हैं? लैंड से क्या निकाल रहे हैं? कुछ ना कुछ निकाल रहे हैं, मिनरल्स निकाल रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, कुछ भी निकाल रहे हैं। और तथा परिवहन, ट्रांसपोर्ट किसका उदाहरण है? दो चीजों को पूछा गया है, पृथ्वी से निष्कर्षण, धरती के अंदर से कुछ भी निकालना, और ट्रांसपोर्ट जो एक फैसिलिटी है वो किसका उदाहरण है? सबसे पहले है वो स्वरूप की उपयोगिता है, या टाइम की वजह से हमें यूटिलिटी मिल रही है, या स्थान उपयोगिता है कि जिस प्लेस की बात हो रही है तो प्लेस की उपयोगिता है वो, या फिर प्राकृतिक उपयोगिता है। अब देखिए, अब धरती के अंदर से क्या कर रहे हो? मिनरल्स निकाल रहे हो। और ट्रांसपोर्ट भी किस पे चलते हैं? लैंड पे चलते हैं। तो वो कहीं ना कहीं उस स्थान की उपयोगिता है ना, तो वो क्या हो गई? उस स्थान की उपयोगिता हो गई। तो यहाँ पर जो स्थान उपयोगिता है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको समझाया कि आप ये समझो कि मिनरल्स आप लैंड से निकाल रहे हो तो वो भी एक लैंड होगी, जगह हो गई। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट भी आप लैंड पर ही चला सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस लॉजिक से सोल्व कर सकते हो। अब ये उपयोगिता किससे संबंधित होती है? ना तो ये समय से संबंधित होगी, ना प्राकृतिक उपयोगिता है, और ना ही स्वरूप की उपयोगिता है। ये आपकी स्थान की उपयोगिता है, मतलब प्लेस यूटिलिटी आपको मिलेगी अगर आप लैंड से क्या करोगे? मिनरल्स वगैरह निकालोगे और ट्रांसपोर्ट चलाओगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? यदि मांग की लोच का मान इकाई के बराबर है तो सीमांत जो लोच है या आगम मार्जिनल रिवेन्यू क्या होगी? क्वेश्चन में क्या आ रहा है? अगर डिमांड की इलास्टिसिटी क्या है? इक्वल टू 1 है। डिमांड की इलास्टिसिटी की वैल्यू बता रखी है उसने 1, और ये बोल रहा है मार्जिनल रिवेन्यू कितना होगा? मार्जिनल रिवेन्यू की इलास्टिसिटी बताओ क्या होगी, या मार्जिनल रिवेन्यू क्या होगा? आपको पता है ये डिमांड कर्व है, ठीक है? डिमांड कर्व का वो पॉइंट जो ये होगी आपकी मार्जिनल रिवेन्यू, जब आपकी मार्जिनल रिवेन्यू 0 होती है। आपको होता है जब आपकी मार्जिनल रिवेन्यू 0 होती है, तो उस एक पॉइंट अगर हम ऊपर की तरफ लेके जाए, मार्जिनल रिवेन्यू का 0 होना, और उसको डिमांड कर्व के साथ हम लेके जाएं, तो ये डिमांड कर्व को 2 भागों में बांटता है। ठीक है, मार्जिनल रिवेन्यू जहाँ 0 है वहाँ से मैं एक लाइन लेके आई, और ये क्या है? एवरेज रिवेन्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कर दिया ना इसने? ये आपका एवरेज रिवेन्यू था ना, देखो ये आपका एवरेज रिवेन्यू था। और जब मार्जिनल रिवेन्यू की वैल्यू 0 है और उस पॉइंट को हम ऊपर की तरफ लाते हैं, और वो क्या करती है? एवरेज रिवेन्यू को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। 2 इक्वल पार्ट्स में हमारे जो डिमांड का वो क्या हो गया? डिवाइड हो गया। अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं? लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट वाला वो फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो यहाँ पर जो डिमांड कर्व की जो इलास्टिसिटी है ना, वो क्या आएगी? 1 आएगी। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। यही तो बोला हुआ था, यदि डिमांड की जो लोच है, मांग की जो लोच है, वो इकाई के बराबर अगर है, तो आपकी मार्जिनल रिवेन्यू की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ये मैंने आपको डायग्राम से भी समझा दिया, समझ आ गया ना? पहले आपको क्या करना है? एवरेज रिवेन्यू बनानी है, फिर मार्जिनल रिवेन्यू बना रही है। फिर आपको पता है जब मार्जिनल रिवेन्यू 0 होती है और उस पॉइंट से जब हम एवरेज रिवेन्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो इक्वल सेगमेंट में वो डिवाइड हो जाता है, और वहाँ पर जो डिमांड की इलास्टिसिटी है वो क्या होती है? 1 होती है। तो हमें क्वेश्चन का आंसर भी पता लग गया कि जब डिमांड की इलास्टिसिटी क्या होती है? 1 होती है, तब मार्जिनल रिवेन्यू क्या होगा? आपका 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में? देखिए, जब टोटल प्रोडक्ट अपने मूल बिंदु पर होता है, मोड़ बिंदु पर, मोड़ बिंदु देखो कैसे कह रहा है, मोड़ बिंदु ऐसे कह रहा है। ये आपका क्या होता है? हम टोटल प्रोडक्ट का डायग्राम बनाते हैं। टोटल प्रोडक्ट ऐसे बनता है ना, देखिए मोड़ बिंदु है जब एक कर्व अपना जो आकार है वो चेंज कर लेता है। अब आपको समझ आया होगा, जो स्टार्टिंग में टोटल प्रोडक्ट है ना, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से वो क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ इस पॉइंट के बाद
इस पॉइंट के बाद उसने क्या कर दिया, अपना कर्व चेंज कर दिया। ठीक है, कर्व चेंज करने का मतलब है अब जो टोटल प्रोडक्ट है वो हमारा कैसे बढ़ रहा है, अब टोटल प्रोडक्ट हमारा क्या बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है लेकिन किस रेट से बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। किस रेट से बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन यही पूछा है कि जब टीपी कर्व अपने मोड़ बिंदु पर होता है, मतलब जब टीपी कर्व टोटल प्रोडक्ट कर्व क्या करता है, अपना जो आकार है वो चेंज करता है, मतलब वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था अब डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होता है, तो उस सिचुएशन में पूछा है मार्जिनल प्रोडक्ट की क्या सिचुएशन होती है। अब आपको टीपी कर्व तो समझ आ गया कि टीपी कर्व ने इस पॉइंट के बाद क्या किया, अपना कर्वेचर जो है वो चेंज कर दिया। इसे इन्फेक्शन पॉइंट, सॉरी कुछ इस तरह का वर्ड है मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो बोलते हैं। तो इस पॉइंट पर उसने चेंज कर दिया। लेकिन यहाँ पर आप जब नीचे डायग्राम बनाते हो किसका, मार्जिनल प्रोडक्ट का, तो आपको क्या पता लगेगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट आपका क्या रहता है यहाँ पर। जब आपका अब आपको क्या करना है, इसके साथ ही क्या करना है, मार्जिनल प्रोडक्ट बनाना है। तो आप देखोगे जब आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ना वो इस तरह से बनेगा। यहाँ पर आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ना वो मैक्सिमम होता है, उसके बाद गिरना शुरू कर देता है। आपका 12th में ना ये 12th क्लास में आपने जब टीपी, एमपी और एपी में रिलेशनशिप देखा होगा ना, उसमें ये डायग्राम दे रखा है। आप देखना जहाँ पर टीपी कर्व ने अपना कर्वेचर चेंज किया उस पॉइंट पर नीचे एमपी कर्व जो है वो मैक्सिमम है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट उस समय क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जब टीपी कर्व जो है अपना मोड़ बिंदु चेंज कर रहा होगा या अपना कर्वेचर जो है वो चेंज करता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है एमपी जो है हमारा अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है जब AC और MC बराबर है तो AC क्या होगी। इसमें भी आपको क्या करना है, डायग्राम बना लेना है। ये आपका एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो क्वेश्चन में कह रहा है AC और MC यहाँ पर बराबर है। AC और MC आपकी यहीं तो बराबर है, AC क्या है, MC बराबर है। तो उस सिचुएशन में AC की सिचुएशन बताओ क्या है। अब AC क्या है यहाँ पर, जब AC और MC दोनों बराबर होती हैं तो AC क्या होती है, एवरेज कॉस्ट आपकी मिनिमम होती है, न्यूनतम होती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि जब AC और MC बराबर है, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट बराबर है, तो AC आपकी क्या है, वो आपकी मिनिमम होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में जो आर्क इलास्टिसिटी का आपसे क्या पूछा है, चाप पूर्ति की लोच आपको बतानी है। ठीक है, आर्क होता है ना, जो आर्क की जो सप्लाई कर्व का सिर्फ आपको फॉर्मूला पूछा है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है सप्लाई कर्व का, आर्क क्या होता है, दो बिंदु होते हैं ना, ये एक आर्क हो जाता है। जैसे हम चाप लगा देते हैं, चाप जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रकार से। तो इन दो पॉइंट के बीच जब हमें क्या निकालनी होती है, इलास्टिसिटी निकालनी होती है, तब हम उसको आर्क इलास्टिसिटी बोलते हैं। लेकिन अब हमें सप्लाई के कंटेक्स्ट में आर्क इलास्टिसिटी को निकालना है, तो सिर्फ आपको फॉर्मूला बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला क्या गया है, अगले क्वेश्चन में बोला है जब AR एवरेज रिवेन्यू, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है औसत परिवर्तनशील लागत, और एवरेज रिवेन्यू बोलते हैं औसत आगम, के न्यूनतम बिंदु से गुजरता है तो उस बिंदु को क्या कहते हैं। न्यूनतम बिंदु मतलब ये कह रहा है कि ये आपका रहा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम औसत परिवर्तनशील लागत बोलते हैं। अगर हमारा एवरेज रिवेन्यू कर्व इसके न्यूनतम बिंदु से, एवरेज रिवेन्यू के न्यूनतम बिंदु से गुजरेगा तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं। अब आप देखिए, आप परफेक्ट कंपटीशन में ना लाभ ना हानि की सिचुएशन को देखते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर आपका क्या होता है, ये आपका हो गया, सॉरी ये इसके साथ टच करेगा, ये आपका एवरेज रिवेन्यू हो गया। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं कि शट डाउन पॉइंट है। हम क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, शट डाउन। कि अगर एक फर्म को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल होता है उसके एवरेज रिवेन्यू के, तो ये एक फर्म क्या करती है, डिसीजन लेती है कि वो क्या कर देगी, अपने बिजनेस को शट डाउन करेगी। तो क्वेश्चन में यही तो पूछा था कि जब AR कर्व, एवरेज रिवेन्यू कर्व, एवरेज वेरिएबल को कॉस्ट कर्व को न्यूनतम बिंदु से गुजरेगा उसके, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लाभ अलाभ बिंदु, उत्पादन बंदी बिंदु, लाभ बिंदु या सामान्य लाभ बिंदु। जब वो उसके यहाँ से गुजरेगा
तो वो उत्पादन बंद बिंदु जो है कहलाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है राइट आंसर हो जाएगा। मतलब वो शट डाउन करने की सोचता है, तो ये कंडीशन भी है। आप परफेक्ट कंपटीशन का चैप्टर करते हो तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, निम्न में से किस में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता? कौन सी अर्थव्यवस्था में? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, सार्वजनिक अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में या प्राथमिक अर्थव्यवस्था में? पूंजीवादी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वहाँ सब कुछ डिमांड और सप्लाई जो है वो डिसाइड करती है, गवर्नमेंट को किसी तरह का इंटरवेंशन नहीं करना होता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मांग का संकुचन किस प्रकार दर्शाया जाता है? कि हमें क्या दिखाना है, डिमांड कम में कॉन्ट्रैक्शन को दिखाना है। आपको कॉन्ट्रैक्शन पूछा गया है डिमांड कम में, आपको बस इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जब कीमत में परिवर्तन होने पर क्या होता है, मांग में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो उस सिचुएशन को क्या कहेंगे, मांग का संकुचन कहेंगे या कमी कहेंगे। तो इसका मतलब है क्या है, देखो मांग का संकुचन क्या होता है, जब कीमत कम हो जाती है, जब कीमत बढ़ जाती है, मैंने उल्टा बोल दिया, जब प्राइस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो डिमांड क्या कर जाती है, कम हो जाती है। तो ये वाली सिचुएशन मांग के संकुचन को दिखाएगी। तब आप क्या करो, डायग्राम बना लो कि मान लो कीमत क्या हो गई है, बढ़ गई है, तो कीमत के बढ़ने पर डिमांड घट जाती है। तो ये वाली सिचुएशन आपने बना ली। अब आपको देखो क्वेश्चन में क्या देखना है, मांग वक्र का जो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लोप ही तो है ये कि मांग वक्र चलन हो रहा है। तो मांग वक्र ऊपर की ओर चलेगा या मांग वक्र बाई ओर खिसकेगा या मांग वक्र नीचे की ओर खिसकेगा या मांग वक्र जो है वो दाई तरफ खिसकेगा। अब आपने क्या किया, डायग्राम पे बना लिया, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि अब क्या हो रहा है, मांग वक्र पहले प्राइस ये था, फिर क्वांटिटी ये खरीदी जा रही थी, प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया है, प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी कम परचेज की जा रही है। तो हम डिमांड कम में इस बी पॉइंट पर थे, तो हम बी से कहाँ चले गए, ए की। मतलब हमने क्या किया, हम मांग वक्र के ऊपर की तरफ क्या है, चले गए। समझ आया आपको, हम मांग वक्र के ऊपर की ओर चले गए। इसलिए मैंने आपको डायग्राम से भी बताया और आपको थ्योरी से बताया। हम मांग वक्र के ऊपर की ओर चलना क्या कहलाता है, मांग वक्र का संकुचन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस में फर्म के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं है? कि कौन सी मार्केट ऐसी है कि आसानी से अगर फर्म आना चाहे आ सकती है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार और एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार, या पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार। अब आप देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म आना चाहे आ सकती है, जाना चाहे जा सकती है। और एकाधिकार के अंदर क्या होता है, एकाधिकार या मोनोपोली में क्या होता है, फर्म को आने में जाने के लिए उसको कोई दिक्कत नहीं है, जाना चाहे वो जब छोड़ के जाना चाहे जा सकती है। लेकिन जब वो आने में क्या होता है, बहुत से बैरियर क्रिएट किए जाते हैं, टेक्निकल बैरियर, क्योंकि मोनोपोली होती है ना किसी बंदे की एक प्रोडक्ट पर। तो यहाँ पर जो आना है वो इतना आसान नहीं है। एकाधिकार प्रतियोगिता क्या होती है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। तो जहाँ पर सेम प्रोडक्ट या डिफरेंशिएटेड बहुत से प्रोडक्ट मिलते हैं मार्केट में, तो ये परफेक्ट कंपटीशन में और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार, इन दोनों बाजारों के अंदर फर्म कितना भी चाहे आ भी सकती है, जा भी सकती है, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो डी है इसका हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है, यदि एसी और एमसी दोनों क्या है, वृद्धिमान हो, मतलब वृद्धिमान होता है, बढ़ रहे होते हैं, तो किसका वृद्धि दर अधिक होगी? अब देखिए, वृद्धिमान का मतलब है इंक्रीजिंग रेट से दोनों बढ़े हैं अगर। अब देखिए ये क्या हो गई आपकी, इस क्वेश्चन को फिर आपको इसी तरह सोल्व करना चाहिए। ये आपका हो गया एवरेज कॉस्ट और ये हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, आपने बना लिया। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो, अब वो क्या कह रहा है, यदि एवरेज कॉस्ट कर्व और मार्जिनल कॉस्ट कर्व दोनों ही क्या है, बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए इस वाला ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर एवरेज कॉस्ट भी आपकी बढ़ रही है, मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ रही है। अब यहाँ पर ये बोला है बढ़ तो दोनों रही हैं, लेकिन कौन ज़्यादा बढ़ रहा है? अब आप देखिए एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में कौन सबसे ऊपर है? मार्जिनल कॉस्ट सबसे ज़्यादा ऊपर है एवरेज कॉस्ट से। इसका मतलब हम ये कहेंगे एवरेज कॉस्ट भी बढ़ रही है, मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ रही है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट के जो बढ़ने की गति है वो ज़्यादा है। तो क्वेश्चन में यही तो पूछा था
यदि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों वृद्धिमान हो तो किसकी वृद्धि दर अधिक होगी? तो मार्जिनल कॉस्ट की जो वृद्धि दर है वो अधिक होगी। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 50 है उसमें क्या बोला गया है? निम्न में से पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व है उसकी कौन कौन सी मान्यता है? अब आप क्या करो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पर आप वो डायग्राम बना लो। डायग्राम बनाने से आपका आधा क्वेश्चन भी अच्छे से सोल्व होगा जल्दी से, और आपके क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्या है? अर्थव्यवस्था में दो ही वस्तुएं होती है, ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। एक तरफ हम एक्स कमोडिटी लेते हैं, एक तरफ हम वाई कमोडिटी ले लेते हैं, ये सही है। अर्थव्यवस्था का संसाधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं हो रहा। अब आप बताओ, यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का ऊपर, तो हम ये क्या कहते हैं? हम यही तो कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है? संसाधनों का पूर्ण प्रयोग होता है ना। हम ये कहते हैं अगर हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का ऊपर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो मतलब हम संसाधनों का पूर्ण प्रयोग हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि संसाधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं होता, तो ये बात बिल्कुल क्या है? गलत है। अब कौन सी मान्यता जो है वो है? अब संसाधनों का विशिष्ट प्रयोग होता है कि सिर्फ हम संसाधनों का एक विशिष्ट प्रयोग करते हैं, ये भी बात सही है। तकनीक के स्तर में परिवर्तन होता रहता है, जो तकनीक है उसमें भी क्या है? परिवर्तन होता रहता है, ये बात गलत है, क्योंकि टेक्निक हमने कहा कि हम दो ही यूज़ करते हैं, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता। संसाधनों का एक विशिष्ट प्रयोग होता है, तो संसाधनों का हम दोनों संसाधनों का प्रयोग करते हैं, किसी एक संसाधन का प्रयोग नहीं करते। अब इसमें आप देखिए, यहाँ पर संसाधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं होता दे रखा है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? संसाधनों का पूर्ण प्रयोग होता है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की जो मान्यता बिल्कुल सही है वो क्या है? वो सिर्फ ये मान्यता है कि अर्थव्यवस्था में सिर्फ दो ही वस्तुएं हैं जिनका हम उत्पादन करते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के लिए बिल्कुल सही है। बाकी सभी स्टेटमेंट्स जो है कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी रोंग है। जैसे तकनीक के में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन टेक्निक को तो हम एक फिक्स मान लेते हैं ना, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ये बोला गया है अगले क्वेश्चन में 51 जो क्वेश्चन है, 51 क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 51 क्वेश्चन में बोला है जो सीमांत उपयोगिता सिद्धांत है वो किस तरह का मांग वक्र देता है? जो मार्जिनल यूटिलिटी है सीमांत उपयोगिता, वो किस तरह का डिमांड कर्व आपको देगा? ऊपर की ओर जाता हुआ, या मतलब अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, एल शेप, या दिशांतरूपी? आपको पता है हम मार्जिनल यूटिलिटी कर्व से डिमांड कर्व को क्या कर सकते हैं? ऐसे डिराइव कर सकते हैं। और डिमांड कर्व की जो शेप होती है वो कैसी होती है? वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। तो इसीलिए सीमांत उपयोगिता सिद्धांत हमें किस तरह का डिमांड कर्व देता है? नीचे की ओर ढाल वाला जो डिमांड कर्व है वो देता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व हमें देता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है यदि MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बढ़ता है, इंक्रीजिंग होता है, तो इंडिफरेंस कर्व का रूप किस तरह का होगा? अब आपको पता है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इस पर इंडिफरेंस कर्व का जो शेप है वो डिपेंड करती है। अगर हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर क्या हो? इंक्रीजिंग होती है, तो इंडिफरेंस कर्व जो हमारा वो क्या होएगा? कनकेव टू ओरिजिन होता है। अगर हमारी MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होती है? डिक्रीजिंग होती है, घटती हुई होती है, तो हमारा इंडिफरेंस कर्व की शेप इस तरह की होती है। और फिर अगर हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो बिल्कुल कांस्टेंट होता है, तो हमारा बिल्कुल वो ऐसा जो है इंडिफरेंस कर्व होता है। अब आप देखिए, जब हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बढ़ता है, क्वेश्चन में क्या बोला है? जब हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बढ़ती है तो हमारा अधिमान वक्र किस तरह का होता है? अधिमान वक्र का जो हमारा आकार होता है वो हमारा अवतल होता है, कनकेव टू द ओरिजिन होता है, ना कि कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। कनकेव का मतलब होता है अवतल होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? यदि अर्थव्यवस्था में सरकारी व्यय और करों में समान वृद्धि होती है तो क्या होगा?
कि इकोनॉमी की सिचुएशन है और क्या कर रहे हैं, एक तरफ सरकार अपने खर्चों को बढ़ा रही है तो दूसरी तरफ क्या कर रही है, उतना ही क्या कर देती है, करों में वृद्धि कर देती है। तो उस सिचुएशन में बोला गया है क्या सिचुएशन जो है वो बन के आएगी। अब आपको देखिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को आईएस कर्व की तरफ सहायता से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए ये आपका आईएस कर्व होता है जो वस्तु बाजार में संतुलन दिखाता है, ये आपका एलएम कर्व है जो मुद्रा बाजार में संतुलन को दिखाता है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है सरकार क्या करती है, एक बार क्या करती है, सरकारी खर्चों में वृद्धि कर देती है, जितना खर्च बढ़ाती है तो आईएस कर्व में शिफ्ट आ जाता है। लेकिन फिर दोबारा क्या कह रहा है, जितना उसने क्या किया, खर्च में वृद्धि की, सरकार ने अपने एक्सपेंडिचर में वृद्धि की, उतना ही उसने क्या कर दिया, करों को भी बढ़ा दिया। अब करों के बढ़ने से लोगों के पास इनकम नहीं आती, फिर हम कहाँ शिफ्ट कर जाते हैं, हम जो है यहाँ पर शिफ्ट कर जाते हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम। पर इसमें ऐसा नहीं होगा। क्या होता है, जब हमारा सरकार का खर्च, जब सरकार क्या करती है, खर्च करती है, मान लो सरकार ने IS1 पर थे, खर्च किया, हमारे IS1 हो गया, शिफ्ट हो गया किसमें, IS कर्व में, और करों में भी उतनी ही वृद्धि होती है। क्या होता है, जब सरकार का जो सरकारी खर्च वाला जो मल्टीप्लायर है ना, मान लो सरकार के खर्च के करने से सरकार ने खर्च किया, हमारे IS कर्व में जो शिफ्ट आएगा वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि हमारा जो एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर होता है वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है और उससे इनकम जो बढ़ेगी वो ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन सरकार उसी सेम अमाउंट में अगर कर को घटा देती है तो टैक्स मल्टीप्लायर की वजह से आय में उतनी कमी नहीं होगी। मान लो दो यहाँ पर दो मल्टीप्लायर काम करेंगे ना, एक तो सरकारी खर्च मल्टीप्लायर, सरकारी व्यय मल्टीप्लायर, और एक कर। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में क्या है कि अर्थव्यवस्था में सरकार ने सार्वजनिक व्यय और करों में क्या करी है, समान वृद्धि की है। 50 मान 50 ही सरकार ने खर्च कर दिए और 50 ही सरकार ने कर के रूप में लगा दिए। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है कि जब सरकार का एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर काम करेगा ना, जब सरकार का एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर करेगा तो वो इनकम को मान लो 50 से क्या कर देगा, 200 कर देगा। लेकिन जो टैक्स मल्टीप्लायर है ना, टैक्स मल्टीप्लायर लोगों की इनकम को घटाएगा, क्योंकि टैक्स लगने से लोगों की इनकम घटती है। लेकिन टैक्स मल्टीप्लायर की जो काम करने की जो गति है या रेट है वो क्या होती है, कम होती है। तो 50 रुपीज़ सरकार ने खर्च किए, इनकम हो गई 200 की। अब सरकार ने 50 रुपीज़ टैक्स लगाया, टैक्स मल्टीप्लायर की वजह से लोगों की इनकम कम तो होगी, हो सकता है 150 कम हो सकता है 100 कम हो। तो हम क्या कहेंगे इस सिचुएशन में कि अगर सरकार सार्वजनिक व्यय में और करों में समान वृद्धि करती है तो इससे क्या होगा, संतुलन उत्पादन में वृद्धि होगी। आप ये नहीं कह सकते कि संतुलन उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जब सरकार खर्च करेगी तो एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर जो है ज़्यादा तेज़ी से काम करता है, लेकिन टैक्स मल्टीप्लायर उतना तेज़ी से काम नहीं करता। तो इसकी वजह से एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर 50 की इनकम को 200 कर देगा, लेकिन टैक्स मल्टीप्लायर 50 रुपये लगने से मल्टीप्लायर इफेक्ट अगर विपरीत दिशा में भी काम करेगा तो आपकी 150 इनकम को ही वो घटा पाएगा। तो उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं फिर भी आपकी क्या हो गई, 50 रुपीज़ की जो इनकम है वो क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि संतुलन उत्पादन में क्या होगी, वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इसीलिए संतुलन उत्पादन में क्या होगा, वृद्धि होगी। वही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है समरूप उत्पाद वह उत्पाद होता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट कैसा होता है। होमोजीनियस है कि आप कोई भी यूज कर लो, मतलब आपके पास होमोजीनियस प्रोडक्ट परफेक्ट कंपटीशन में होता है ना, बिल्कुल एक जैसा प्रोडक्ट, किसी तरह का कोई डिफरेंस ही नहीं है। आप 2 पेन यूज कर रहे हो, आप 2 पेन है बिल्कुल सेम है, आप इसको यूज करो या इसको यूज करो, बात एक ही है। तो यहाँ पर बोला है उसकी क्या विशेषता होती है, वह एक जैसा होता है, वह भिन्न होता है, अधिकांश एक जैसा होता है, या पूर्णतः प्रतिस्थापन योग्य होता है। अब बताओ, जब 2 पेन है बिल्कुल सेम है तो आप इन एक दूसरे की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। आप इसको ना यूज करके इसको यूज कर लो, इसको ना यूज करके इसको यूज कर लो। तो अगर उत्पाद आपका समरूप उत्पाद है तो आप क्या कर सकते हो, उसको पूर्णतः प्रतिस्थापन कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्पादन संभावना वक्र कैसा होता है। अब हमसे क्या पूछा है, उत्पादन संभावना वक्र का, फिर वही हमसे उत्पादन संभावना वक्र का स्लोप जो है हमसे पूछा है।
अब उत्पादन संभावना वक्र नीचे की ओर अवतल होता है या फिर नीचे की ओर उत्तल ढलाल का होता है या नीचे की ओर एक सीधी रेखा होता है और या फिर ऊपर की ओर बढ़ता है। अब आपको सिर्फ यहाँ पर उत्पादन संभावना वक्र प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो शेप है, कैसा होता है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इस तरह का होता है ना, इस तरह की शेप का होता है। तो आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नीचे की ओर ढाल वाला अवतल वक्र होता है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की आपको यहाँ पर सिर्फ वो बताना है। आज हमारे यहाँ पर 55 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस हो चुके हैं। आई होप सो आपको समझ आया होगा। इसके बचे हुए 20 से 25 क्वेश्चन जो हमारे रह गए हैं 15-20, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।